Hello everyone, welcome back to another session of reasoning from your QRA 360 degree series and I hope आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे. So in this particular session we are going to start sitting arrangement. So I hope you will watch this complete video from start to end and it is really important for your syllabus for your preparation for दिस एग्जाम. ओके, सो यहाँ पे आपको मैंने पजल्स का स्टार्ट करवाया था चैप्टर, जिसमें मैंने स्टार्टिंग में आपको बेसिक्स पजल करवाई थी बहुत ईजी लेवल की, एंड देन हम धीरे धीरे हमने आरबीआई ग्रेड बी और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस वहाँ पे सॉल्व किए थे. राइट, तो आज के इस चैप्टर में भी हम सिमिलरली आगे बढ़ेंगे. फर्स्ट हम बेसिक क्वेश्चंस, इजियर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे एंड देन हम आगे बढ़ेंगे विद हायर वंस. ठीक है, बिकॉज इजियर वाला पार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपको समझाना, क्योंकि थोड़ा सा आप मीनिंग समझ पाते हो चीज़ों की, आप अप्रोच समझ पाते हो क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, बिकॉज यही आपका इंपॉर्टेंट है. राइट, हम अरेंजमेंट कैसे करते हैं, हम कैसे यहाँ पे टेबल में अरेंज करते हैं, डायग्राम में अरेंज करते हैं, सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझते हैं विद ईजियर वंस. राइट, तो हम इजी से करेंगे, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, सो आप उस हिसाब से यहाँ पे रेडी रहिएगा. नाउ यू ऑल नो कि पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट अगेन कैरी 50% ऑफ द वेटेज ऑफ एग्जाम. इट मीन्स ये इंपॉर्टेंट है. यस, बट एग्जाम में आपको क्या करना है, एग्जाम में अगेन ऐसा नहीं है कि आप पजल एंड सिटिंग पे फोकस पहले करोगे, नहीं, आपको पहले फोकस मिसलेनियस पे करना है. इफ यू आर डन विद मिसलेनियस देन फोकस ऑन द सिटिंग अरेंजमेंट और पजल सेक्शन. जो भी आपको एक दो अच्छे लगे या आप जो भी आप चूज कर पाओ वो आपको वहाँ पे सिलेक्ट करके सॉल्व करना है. ठीक है, चलो, सो यहाँ पे ये सारा हो गया. नाउ इफ if you are someone who is preparing for 2025 examination, so you can check out our free course. right, ये free course आपको आपका जो है completely डेमो लेसन्स दिखाएगा आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के. इसके अंदर आपको इस एग्जाम के बारे में पता चलेगा, व्हाट इज़ द राइट स्ट्रेटजी, व्हाट आर द राइट सोर्सेज फॉर दिस एग्जामिनेशन. ठीक है, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का भी आपको मटेरियल मिलेगा, डेमो लेसन्स आपको मिलने वाले हैं मैनेजमेंट के. ठीक है, ईएसआई के आपको डेमो लेक्चर्स मिलेंगे, फाइनेंस के आपको मिलेंगे, आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का भी मिलेगा एंड क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के भी आपको डेमो लेक्चर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, सो दैट आप यहाँ पे से एक आइडिया लगा पाओ. आपको जीए का भी यहाँ पे कंटेंट मिलेगा. आपको सारी चीज़ें इजीली पता चल जाएगी कि यहाँ पे हर एक चैप्टर को कैसे पढ़ाया गया है, कैसे डिलीवरेबल्स मिले हुए हैं आपको, लेसन्स को कैसे कवर किया गया है, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए और एक आप सही डिसीजन ले पाएँ कि आपको इस कोर्स के अंदर आना है या फिर नहीं आना है. ठीक है, आपको इनरोल होना है कि नहीं होना है, ये सारी चीज़ें अब आप खुद डिसाइड करेंगे विद द डेमो लेक्चर्स ऑल्सो. ठीक है, सारा डेमो आपके पास, डेमो मटेरियल जो भी है सारा प्रोवाइडेड है. ठीक है, और यहाँ पे अगेन आप इसमें इनरोल कर सकते हैं विद द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर होमवर्क क्वेश्चन. सो ये होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको पजल सेक्शन में दिया था, डेजिग्नेशन बेस्ड पजल. राइट, तो आप इसमें अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं जिसने भी सॉल्व किया होगा. सो यहाँ पे ये आपका फाइनल आंसर है. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद इन सिटिंग अरेंजमेंट. तो हमारे पास सिटिंग अरेंजमेंट का चैप्टर हमने स्टार्ट करना था आज. ओके, सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट. ओके, सो बेसिकली आपके पास जो इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, दीज आर लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट. ठीक है, लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट. सर्कुलर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट दो टाइप का होता है. इट कैन बी ओनली नॉर्थ, इट कैन बी ओनली साउथ एंड इट कैन बी नॉर्थ प्लस साउथ ऑल्सो. तीन टाइप की आपकी अरेंजमेंट हो सकती है कि पीपल आर फेसिंग बोथ नॉर्थ एंड साउथ इन ओनली वन अरेंजमेंट. राइट, और कभी हो सकता है सिर्फ नॉर्थ फेस कर रहे हो, तो इस टाइप से आपका होगा. सर्कुलर में भी दो टाइप से होंगे आपका, या तो इनसाइड होगा सारे के सारे, ठीक है, फेसिंग, और या तो आउटसाइड फेसिंग होंगे. समटाइम्स इट कैन बी मिक्सचर ऑफ बोथ, इनसाइड प्लस आउटसाइड आपके यहाँ पे पर्सन फेस करेंगे. तो थ्री टाइप से आपकी अरेंजमेंट यहाँ पे बन जाती है. नेक्स्ट आपका इसके बाद जो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, दैट विल बी पैरेलल अरेंजमेंट, विच इज़ very important. Parallel rows, you can have 2 parallel rows, 3 parallel rows or 4 parallel rows in the examination. ठीक है, दो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पैरेलल रो और वर्टिकल समटाइम्स. यहाँ पे आपका स्क्वायर अरेंजमेंट. तो ये जो हम मैंने आपको अभी तक बताई सारे सबसे ज़्यादा अरेंजमेंट आपकी क्या है, आपकी इंपॉर्टेंट है. स्क्वायर अरेंजमेंट. नेक्स्ट है आपका अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स where we do not know
हाउ मेनी पर्सन्स वर देयर इन द फर्स्ट। ठीक है, तो ये आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद धीरे धीरे डिफरेंट डिफरेंट और यहाँ पे डायग्राम्स आते रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपके अरेंजमेंट आती रहती है। फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगल आपका आ सकता है, पेंटागोनल आपका आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, पेंटागन वेयर द डायग्राम हैज 5 साइड्स, ऑक्टागोनल, ठीक है, हेक्सागोनल 6 साइड्स। इस टाइप से आपके पास डायग्राम यहाँ पे बन सकते हैं। यहाँ पे एक और आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके पास एक डायग्राम के अंदर दूसरा डायग्राम इंस्क्राइब्ड हो। समटाइम्स चांसेस कम है, बट यस आपके हो सकता है कि ये आ जाए। मोस्टली यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना होगा। ओके, चलिए, तो आपका ब्लड रिलेशंस के साथ भी आता है कई बार आपका सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, एक होता है आपका कॉन्सेंट्रिक फिगर्स, और समटाइम्स वी कैन हैव वैकेंट पोजीशंस। वैकेंट पोजीशन वाले भी इंपॉर्टेंट है, तो वैकेंट पोजीशन वाले भी आपके पास यहाँ पे एग्जाम में आ सकते हैं। अनसर्टेन नंबर अलग हुआ, वैकेंट पोजीशंस वहाँ पे आपकी अलग होती हैं। नाउ वी विल मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आपने सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ लिए। अब धीरे धीरे जितनी भी चीज़ें हम फर्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं और आगे आगे कर देखते हैं, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी जो वर्ड्स होते हैं, हमने ब्लड रिलेशन का चैप्टर सॉल्व किया था, डायरेक्शन का सॉल्व किया था, पजल भी कर लिया, एंड और हु विच का मीनिंग आप लोगों को अभी तक आ जाना चाहिए कि ये किसकी इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं। जहाँ पे भी एंड और बट आता है हमेशा ये आपको एक फर्स्ट पर्सन की इन्फॉर्मेशन बताते हैं, एंड जहाँ पे विच हु आ जाता है ये आपको नियरेस्ट पर्सन की इन्फॉर्मेशन बताते हैं। ठीक है, चलो, नाउ 8 फ्रेंड्स आर देयर स्टैंडिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। सारे क्या है, नॉर्थ की तरफ फेस करें 8 फ्रेंड्स। तो एकदम से पूरा 8 का अरेंजमेंट नहीं बनाना है, आपको रीड करना है। J is the immediate neighbor of K and L. J जो है वो K का भी नेबर है एंड L का भी नेबर है, तो हम कैसे मार्क करेंगे? J is neighbor of K and J is also neighbor of L. It means इन दोनों के मिड में है J. Now M sits second to right of P who does not sit at any extreme end. एक्सट्रीम एंड का मतलब होता है जो आपका एक लेफ्ट एंड हो गया रो का और राइट एंड हो गया, ये हमारा एक्सट्रीम एंड्स होते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे जैसे देखो m सेट सेकंड टू राइट, तो m कहाँ बैठता है? p के सेकंड टू राइट आपके पास m है। गॉट इट? इस टाइप से यू विल अरेंज। p हु डज नॉट, तो ये p के इंफॉर्मेशन है, तो p जो है वो एक्सट्रीम पे नहीं है। इट मीन्स p के साइड में एक पर्सन तो होगा ही होगा, एटलीस्ट वन पर्सन। नेक्स्ट, i इज सिक्स टू लेफ्ट ऑफ m। अब i सिक्स टू लेफ्ट है, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो आई आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। 6 टू लेफ्ट, काउंट करो फिर से, लेफ्ट की साइड एम के 1 2 3, तो 6th पोजीशन पे आपको आई को रखना है। ओके, चलो नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्यू सिट्स 6th टू राइट ऑफ के, n इज द इमीडिएट नेबर ऑफ n इज इमीडिएट राइट ऑफ p, n जो है इमीडिएट राइट है p के, और q जो है वो 6th टू राइट ऑफ k है। अब आपके पास इतनी अरेंजमेंट बन चुकी है। ओके, जे के और एल का हमें रखना था। आपको पता है कि मेरे पास टोटल 7 पर्सन की अरेंजमेंट आ गई है ना। तो सपोज देखो, अब यहाँ पे जितने भी पर्सन आपके बीच में आ चुके हैं वो खत्म हो गए, वो उसके बीच में अब कोई नहीं आएगा। अब एक पर्सन तो साइड में आप यहाँ रख सकते हो, सारे पर्सन नॉर्थ हैं ये, ठीक है। एक पर्सन आपने आई की साइड में रख दिया और दूसरा केस बना दिया, एक पर्सन आपने एम की साइड में रख दिया। एक तो लेफ्ट साइड अरेंज कर दिया, एक राइट साइड, हमें नहीं पता कौन कहाँ पे सही है। तो हम ऐसा करते हैं, अगर के 6th टू राइट पे क्यू है, तो के अगर ऐसा होगा तो 1 2 3 4 5 एंड क्यू ऐसा होगा, तो मतलब के को कहीं ना कहीं इधर की साइड आना है। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे के को रखूं, सपोज मैं के को यहाँ रखूं, तो 1 2 3 4 5 जगह ही नहीं है क्यू के लिए। के को अगर यहाँ रखूं तो 1 2 3 4 5 क्यू के लिए जगह ही नहीं है, कहीं पे भी नहीं। तो जो ये पहले वाला केस है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब अगर आप के को यहाँ पे रखो सपोज, तो 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे आपका यहाँ पे कौन आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। अब यही आपका करेक्ट होगा क्योंकि के की एक यही पोजीशन सही है, क्योंकि के अकॉर्डिंग क्यू को भी हमको रखना है, तो इसलिए यही पोजीशन हम मार्क करेंगे लास्ट में। जे और जे का जो है नेबर के और एल, तो के और एल जे के नेबर है, तो जे यहाँ आ जाएगा, और एल का भी नेबर है तो एल यहाँ आ जाएगा। अब हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन खत्म हो गई है। ठीक है, क्लियर है? चलो
सब हमने फिल कर दिया है, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नॉर्थ में जब कोई पर्सन फेस करता है तो आपने डायरेक्शन डिस्टेंस पढ़ा ना, तो राइट इस साइड ही होगा और लेफ्ट आपका इस साइड ही होगा। सपोज कोई पर्सन साउथ फेस कर रहा है तो अब की बार उसका लेफ्ट और राइट चेंज हो जाता है। ओके, चलो क्वेश्चंस आपके कुछ इस टाइप से ही आते हैं, जैसे पजल में थे वैसे ही कुछ दिखाई देता है यहाँ पे भी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द पोजीशन ऑफ एल। एल की पोजीशन कौन है? क्या इमीडिएट राइट है? नहीं। फोर्थ टू राइट क्यू के है? फोर्थ टू राइट क्यू के भी नहीं है। थर्ड टू राइट है आई की, इसको देखो। क्या थर्ड टू राइट? वन वन टू थ्री, ये देखो वन टू थ्री, थर्ड पोजीशन पे एल है आई के, तो ये आपका करेक्ट होगा। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। तो एक साइड आई बैठता है और एक साइड आपका क्यू बैठता है, राइट। एक्सट्रीम एंड मतलब होता है बिल्कुल उसके एंड्स। तो आई एंड क्यू, हमारे पास दो एक्सट्रीम है, लेफ्ट हैंड है, राइट साइड को आपका राइट हैंड है। हु अमंग द फॉलोइंग सिट सेकेंड टू राइट ऑफ आई। जे है आपका आंसर इसमें। सिंपल, आप अरेंजमेंट से देखो आंसर करो। हु अमंग द फॉलोइंग आर इमीडिएट नेबर ऑफ एम। इमीडिएट नेबर एम के कौन है? एन एंड क्यू, तो एन एंड क्यू विल बी माई आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ट्रू कौन से है इसमें से? तो आई क्या इमीडिएट लेफ्ट है जे के? बिल्कुल भी नहीं। एल नेबर है जे और पी का? बिल्कुल भी नहीं, जे और पी का। तो ये आपका करेक्ट है, एल नेबर है जे और पी का, बिल्कुल ठीक है। दोनों के बीच में तो नेबर ही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस वाज इजियर। अब हमने लीनियर सीख लिया, अब एक बार सर्कुलर देखो। तो 8 पर्सन्स, ठीक है, दिस इज सर्कुलर अरेंजमेंट। 8 पर्सन्स आर सिटिंग अराउंड सर्कुलर सर्कल फेसिंग द सेंटर। सब कहाँ? इनसाइड फेस कर रहे हैं। जब भी मेरे पास 8 पर्सन्स की अरेंजमेंट आती है तो मैं कुछ इस टाइप से बनाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 8 की आपकी जो अरेंजमेंट होगी हमेशा याद रखना ऐसे ही बनेगी पेयर्स में। आपको ऑपोजिट यहाँ पे देखो, ये जो पर्सन है वो इसके ऑपोजिट है, ये जो पर्सन है वो इसके ऑपोजिट है, ये जो पर्सन है वो इसके ऑपोजिट है, ये वाला इसके ऑपोजिट है। तो इस तरीके से आपको सेम डायग्राम बनाना होता है, बिकॉज जब भी मेरे पास इवन नंबर ऑफ पर्सन होते हैं तो वहां पे ऑपोजिट पेयर होते हैं। क्या होते हैं? ऑपोजिट पेयर। ऐसे अगर रैंडम मेरे पास सपोज 9 पर्सन बैठे तो आप कहीं पे भी 9 पर्सन बना लो, कैसे भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ 9 बनाना है, 7 बना लो, 11 बना लो, कैसे भी बन सकते हैं। बट जब भी इवन नंबर ऑफ पर्सन होता है, जैसे 6 पर्सन है, तो देखो 6 की मेरी अरेंजमेंट यही होगी, ये इसके ऑपोजिट है, ये इसके ऑपोजिट है और ये इसके ऑपोजिट। तो जब भी 6 पर्सन मेरे पास बैठे होंगे तो आपके पास कितने यहाँ पे ऑपोजिट पेयर होंगे? 1 ऑपोजिट, 2 ऑपोजिट, 3, 3 ऑपोजिट पेयर मेरे पास यहाँ पे बनते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर मेरे पास यहाँ पे 8 पर्सन्स होते हैं, मेरे पास अगर 8 पर्सन्स होते हैं तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑपोजिट पेयर बनते हैं। कैसे बनते हैं ये देखो, एक प्लस करके बनता है, एक दूसरी साइड को प्लस करके बनता है। 4 ऑपोजिट पेयर आर देयर। क्लियर? नाउ यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। चलो ठीक है, अब देखो L sits third to the right of M and L sits second to the left of P। अब L के बारे में M से आपको रिलेशन, अब यहाँ पे एंड तो है बट एंड के बाद एक नया पर्सन है, मतलब एंड के बाद या हु के बाद कब अगर अगर मेरे पास सब्जेक्ट है, एंड के बाद अगर सब्जेक्ट है तो इसका मतलब वो नया आपके पास क्या है? सेंटेंस है। ओके, तो देखो L sits third to right of M and second to left of P। ओके, तो देखो अगर मेरे पास एल यहाँ पे है, सपोज सॉरी एल किसके हिसाब से बैठा हुआ है? एम के पहले। सपोज मैं एम को रख लेती हूँ यहाँ पे। मैंने क्यों यहाँ से स्टार्ट किया? क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से काफ़ी इन्फॉर्मेशन आगे हमें मिल गई है। एम के थर्ड टू राइट, तो 1 2 3 एल आपका यहाँ आ जाएगा। ऑल्सो एल जो खुद है सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ पी है। अब पी तो है नहीं तो एल के अकॉर्डिंग आप पी को बिठाओ। ठीक है, तो किसके सेकंड टू लेफ्ट? तो पी अगर यहाँ होगा तो देखो 1 और 2 सेकंड टू लेफ्ट आपका एल दिखाई दे रहा है। आर एंड एस सेट नेक्स्ट टू ईच अदर,
एंड नन ऑफ देम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एल। नेक्स्ट टू इच अदर मतलब है आर और एस क्या है, नेबर है एक दूसरे के, नेबर का साइन मैंने बना दिया। एंड नन ऑफ देम इज इमीडिएट नेबर ऑफ एल, मतलब आर भी एल का नेबर नहीं है और एस भी एल का नेबर नहीं है यहाँ पे। तो कहाँ आएगा आर और एस? देखो यहाँ पे दोनों ये एक साथ आ सकते थे अरेंजमेंट में, बट यहाँ पे नहीं आ सकते क्योंकि आर और एस में से दोनों ही एल का नेबर नहीं होगा। तो आर या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, या तो एस यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। तो ये दो पोजीशन आर और एस ने ले ली। अब देखो, Q sits second to right of T, V sits second to right of S। अब पहले V वाला बिठाते हैं। देखो अगर मैं S को अलग अलग पोजीशन पे एक बार ट्राई करूं, देखो दो पोजीशन है S की पॉसिबल पोजीशन, तो सपोज एक बार P के बगल पे S मैंने रखा, तो V सेकंड टू राइट S के आ सकता है? नहीं, सेकंड टू राइट S के तो जगह ही नहीं है, तो यहाँ पे S गलत हो गया। कहाँ पे? यहाँ पे गलत। तो S इसका मतलब यहाँ पे कम करेक्ट है, M के बगल पे S जो है वो सही था। तो S के सेकंड टू राइट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे T आ जाएगा। यहाँ पे मैंने एरो नहीं बनाया क्योंकि सारे इनसाइड ही फेसिंग है, उसके हिसाब से ही आपका लेफ्ट और राइट ध्यान रखना है आपको। ठीक है, V आपने रख दिया, सॉरी V है यहाँ पे, S के सेकंड टू राइट आपका V है। अब जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे विक्स फिक्स हो गया, S फिक्स हो गया, तो R भी साथ में फिक्स हो गया। क्लियर? नेक्स्ट देखो, T कहा गया है Q सिट सेकंड टू राइट ऑफ T, तो T यहाँ पे बैठेगा, Q आपका इजिली सेकंड टू राइट की साइड को ऐसे बैठेगा। तो कोई पर्सन अगर इस तरह फेस कर रहा है तो इसका राइट डायरेक्शन ऊपर साइड बनेगा। क्लियर है? चलो, तो ये मेरा कंप्लीट डायग्राम बन गया। तो आई होप आपको यहाँ पे सर्कल अरेंजमेंट को भी समझने में परेशानी नहीं हुई होगी। तो पहले हमेशा याद रखना कि अरेंजमेंट आपकी 8% की यही बनेगी। ओके, चलो, ये ऐसे ही क्वेश्चन आपके यहाँ पे गिवन हो रखे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन मैं समझाती हूँ आपको, 9th वाला, दिस इज इंपॉर्टेंट। स्टार्टिंग फ्रॉम L, if all the friends are made to sit in alphabetical order of their names in a clockwise direction, इसका क्या मतलब है? देखो मेरे पास नॉर्मल डायग्राम ये है। P Q L R T M S और V, ये है मेरे पास। कहा गया है कि फ्रॉम L इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप ये देखो, आपकी घड़ी है, सपोज ये घड़ी है आपकी, है ना? तो क्लॉक में जब क्लॉकवाइज चलोगे तो ऐसे चलोगे यहाँ पे, इसमें क्लॉक के हिसाब से ही चलना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ क्लॉक। तो आप एल से शुरू करो और यहाँ पे हर एक पर्सन का जो नेम आता जा रहा है उनको अल्फाबेट्स के हिसाब से मतलब यहाँ पे अरेंज करते रहो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब मैं यहाँ पे से क्लॉकवाइज स्टार्ट किया मैंने एल से इस साइड को, ठीक है, ऐसे, तो पहले यहाँ पे तो एल ही रहेगा, फिर यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा? एम आएगा, फिर एन आएगा, एल एम, एन नहीं है, राइट, एन नहीं है, पी है, तो पी यहाँ आ जाएगा, फिर क्यू यहाँ आ जाएगा, आर यहाँ आ जाएगा, एस यहाँ आ जाएगा, टी यहाँ आ जाएगा, और उसके बाद वी आ जाएगा। तो वी आपका यहाँ आ गया। अब एक्सेप्ट एल कहा उन्होंने, उन्होंने कहा कि एक्सेप्ट एल, यहाँ पे अपनी पोजीशन रिपीट कौन कर रहा है? द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी एक्सेप्ट एल विल रिमेन अनचेंज, मतलब सेम पोजीशन पे कौन आया? तो एम को देखो, एम के पहले तो टी था, तो ये सेम पोजीशन ही है। एम क्यू पी, ये कोई भी अपनी सेम पोजीशन पे यहाँ पे नहीं आया है, तो आंसर क्या आएगा? नन। आंसर नन मतलब जीरो। अगर इनमें से सपोज यहाँ पे क्यू था तो ऊपर भी क्यू होता, नीचे भी, लास्ट में बाद में भी क्यू आता आफ्टर द कंडीशन भी, तो मेरा वन हो जाता। ठीक है, तो इसमें वन आंसर होगा। एक और क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू क्यू? तो एस की पोजीशन आपको फाइंड आउट करनी है। इट मींस ट्राई टू फाइंड आउट वेयर इज एस अकॉर्डिंग टू क्यू। तो क्यू देखो पहले कहाँ है, देखो क्यू के अकॉर्डिंग एस की पोजीशन है ना, तो वन क्यू से काउंट करोगे तो वन टू एंड थर्ड पोजीशन टूवर्ड्स राइट, थर्ड टू द राइट आपका एस है। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल हम यहाँ से स्टार्ट करते। पहला मैंने लीनियर अरेंजमेंट कर लिया है, ठीक है, with north facing, circular with inside facing, and now what we are going to do, this is 8% sit in a row such that some of them face north direction while some of them face south direction। तो ये है लीनियर, बट यहाँ पे अब पर्सन नॉर्थ फेस भी कर रहे हैं, साथ के साथ साउथ फेसिंग भी कर रहे हैं।
एक ही लाइन के अंदर। अब देखो इनको हम कैसे टैकल करते हैं। तो जब भी नॉर्थ प्लस साउथ की अरेंजमेंट होती है लीनियर वाली, तो हमेशा याद रखना आपका जो नॉर्मल रो होगी, अगर आपका कोई नॉर्थ और कोई साउथ फेस कर रहे हैं तो यही आपका लेफ्ट एंड होगा, जो आपका लेफ्ट हैंड वाला एंड है, और यही आपका राइट एंड होगा। ठीक है, राइट। नॉर्थ वाले में तो आपने देख लिया लेफ्ट एंड और राइट एंड सेम ही होता है। बट अगर सारे पर्सन यहाँ पे साउथ फेसिंग है, इफ ऑल द पर्सन आर फेसिंग साउथ, सो दिस एंड नाउ जो राइट, नाउ द राइट एंड विल बिकम अ लेफ्ट एंड, बिकॉज वो उनके अकॉर्डिंग लेफ्ट एंड होगा ना, उनके अकॉर्डिंग वो लेफ्ट एंड होगा, और यहाँ के अकॉर्डिंग राइट एंड यहाँ पे आपका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे साउथ वाले लोगों का चेंज हो जाएगा लेफ्ट एंड और राइट एंड। ये कब है? व्हेन ऑल द पर्सन आर फेसिंग ओनली साउथ। क्लियर है? और मिक्सचर फेस करेंगे, जब भी सारे पर्सन अगर यहाँ पे नॉर्थ फेस करेंगे और यहाँ पे नॉर्थ प्लस साउथ फेस करेंगे, तो आपका लेफ्ट और राइट सेम एंड रहेगा। क्लियर है? ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए। यहाँ पे तो हमें बस कुछ सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम आर फेसिंग साउथ। ठीक है, वी डू नॉट नो हु। नो मोर देन 2 पर्सन, इसको ध्यान से सुनो, नॉट मोर देन 2 पर्सन सिट एडजेसेंट टू ईच अदर फेस द सेम डायरेक्शन। देखो इसका मीनिंग है, सपोज ए बी और सी बैठे, तो यहाँ पे ए बी और सी ऐसे नहीं बैठ सकते, क्योंकि ये दो लोगों से ज्यादा यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में बैठे हुए लोग हैं, एक ही डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, साथ में बैठे हुए लोग। अगर आपका ए और बी ऊपर नॉर्थ फेस हो रहा है, तो जो सी बैठा है यहाँ पे उसको साउथ ही फेस करना पड़ेगा, बिकॉज ए और बी से मतलब दो लोगों से ज्यादा, कि अगर कोई 2 पर्सन साथ में बैठा है तो दो लोगों से ज्यादा एक ही डायरेक्शन में वो फेस नहीं कर सकते। तीसरे वाले को, जो उनके साथ बैठा होगा, तीसरे वाले को ऑपोजिट डायरेक्शन फेस करना ही पड़ेगा। अब क्या ऐसा नहीं हो सकता मैम? बिल्कुल हो सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंट डायरेक्शन में भी साथ में बैठ के कर सकते हैं। बट येस, इट कैन नॉट बी मोर देन 2, मतलब नॉट मोर देन 2 मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो मतलब जो पर्सन आपके साथ में बैठे हैं, सपोज सी डी एंड जी बैठे हैं साथ में, तो सपोज डी और जी आपका नॉर्थ फेस कर रहे हैं, तो सी को साउथ ही फेस कराना पड़ेगा, और यहाँ पे डी आपका नॉर्थ है, तो सी और जी कहीं पे भी फेस कर सकते हैं। क्लियर है? चलो, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब हम स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। तो कभी भी स्टार्टिंग में सीधे अरेंजमेंट नहीं बनानी है। अब कहा गया है P sits fourth to right, fourth to left of Q who faces साउथ। अब यहाँ पे गिवन है साउथ करता है, कई बार नहीं भी होता है, उस हिसाब से यहाँ पे बनाना होता है। तो P sits फोर्थ टू लेफ्ट ऑफ Q who faces साउथ। तो अगर Q फेस कर साउथ करता है, तो फोर्थ टू लेफ्ट किधर आ जाएगा? ये वाला आपका साइड अब लेफ्ट बनेगा। तो 1 2 3 एंड फोर्थ पोजिशन पे यहाँ पे आपका P आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ पोजीशन पे यहाँ पे आपका P आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है देखो, Q सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ R। देखो अगर मैं अलग से बनाऊं, अगर R ऐसे फेस करता है तो R का सेकंड टू लेफ्ट ऐसे होगा, मतलब ऐसे होगा। क्लियर है? R का जो सेकंड टू लेफ्ट होगा वो ऐसे होगा ना, तो R की तरफ से Q आपको ऐसे दिखाई देना चाहिए। सेकंड टू लेफ्ट R का कैसे बैठा होगा? R यहाँ होगा और Q आपका यहाँ होगा। ये पूरी अरेंजमेंट इतनी बन गई। P doesn't sit to the right of R, तो राइट ऑफ R तो है ही नहीं, वो वैसे भी लेफ्ट साइड है R के, क्योंकि R तो साउथ देख रहा है। 2 पर्सन सिट बिटवीन P एंड S, 2 पर्सन बैठे हैं P और S के बीच में। अब इसको बनाओ, देखो इतना अरेंजमेंट आ चुका है ना आपके पास। अब P और S के बीच में क्या इधर को आ सकता है पर्सन? बिल्कुल, 2 पर्सन मैं इधर को रख दूं, बट मेरे पास ऑलरेडी 7 पर्सन हो चुके हैं, और सपोज अगर मैं 1 और 2 और S को यहाँ पे रखूँ, इन दो सर्कल्स को काउंट करो, तो मेरे पास 8 से ज्यादा लोग हो रहे हैं, जो कि इनवैलिड है। इसलिए P की दूसरी साइड को मैं R को नहीं रख सकती, P अंदर की साइड को मेरे को S को यहाँ पे रखना पड़ेगा। S और P में 2 पर्सन है, देखो 2 पर्सन है S और P के अंदर, तो S आपके पास यहाँ आ जाएगा। T सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ S। अब यहाँ पे देखो, बट नॉट एडजेसेंट टू Q, कहता है T जो है वो सेकंड टू राइट है S के। अब मुझे नहीं पता S कहाँ फेस कर रहा है। क्लियर है? तो देखो अगर मेरे पास S नॉर्थ फेस करता है, तो 1 और 2 T सेकंड टू राइट ऐसे बैठेगा। ठीक है, अगर S साउथ फेस करता है तो 1 और 2 T सेकंड टू राइट ऐसे बैठेगा। अब S तो ऑलरेडी है,
अब मैं अगर दूसरा केस लगाऊं जिसमें एस साउथ फेस कर रहा है, तो उसमें टी यहाँ आ जाएगा। गॉट इट? यहीं आएगा ना, ऐसे ही तो आएगा वन छोड़ के इधर की साइड को। बट टी जो है वो आपका क्यू का नेबर नहीं है, कहाँ लिखा है ना, बट नॉट एडजेसेंट टू क्यू। तो टी जो है वो क्यू का नेबर यहाँ पे नहीं है, तो हमारे पास टी यहाँ नहीं आएगा, ये वाला गलत हो जाएगा और एस की तरफ से टी इधर आएगा। अब ऐसे रखा है तो एस को नॉर्थ फेस करना ही पड़ेगा। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे अब फिर से हमारे पास क्या आया, देखो अब मेरे पास 7 पोजीशंस हैं ऑलरेडी। अब एक पोजीशन मेरे को या तो मुझे आर की साइड रखनी है या तो पी की साइड, तो मैंने एक पी की साइड को रख दी है और एक मैं यहाँ पे आर की साइड को रख दूंगी। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम यहाँ पे आप मैच कर लो। ऐसे पूरे 8 अरेंजमेंट मिली है अभी। अब कहीं और आप यहाँ पे नया पर्सन नहीं रखोगे। you who faces south sits second to left of v। यू खुद को साउथ फेस करता है बट अकॉर्डिंग टू वी बैठता है, तो वी की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट थी। अब वी अगर नॉर्थ फेस होगा, देखो सेकंड टू लेफ्ट बोला है, तो 1 और 2 यू आपका ऐसे होगा, और वी अगर साउथ होगा तो 1 और 2 यू आपका ऐसे होगा, और वी और यू दोनों यहाँ पे यू साउथ ही फेस कर रहा है। क्लियर? अब देखो पहले वाले केस में वी की दोनों पोजीशन दोनों डायरेक्शन चेक करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, चलो अब करें चेक। अब आपको पता है कि v और u भी यहाँ पे अभी हमारे पास रह गए हैं, w भी रह गए हैं, तो v और s को रखना पड़ेगा। अब v और s को चलो कोई भी डायरेक्शन हो, इतना तो पता ही है ना v और u को, इतना तो पता ही है ना कि v और u के बीच में एक पर्सन है। इसका मतलब v और u वहीं आएंगे जहां पे बीच में एक पोजीशन खाली होगी भाई, एक पोजीशन में बीच में पर्सन होगा या कुछ होगा। अब यहाँ देखो एक एक करके चेक करो v को। अब मैं यहाँ पे डायरेक्शन नहीं देख रही, सिर्फ पोजीशन देख रही हूँ। सपोज मैंने v यहाँ रखा तो u आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, इधर को तो है ही नहीं। सपोज आपने v को यहाँ रखा तो इधर के साइड को u नहीं आ सकता, इधर की साइड को भी u नहीं आ सकता, ये पोजीशन भी गलत हो गई। v आप यहाँ रखो तो आपके पास इधर की साइड u आ ही नहीं पा रहा है क्योंकि t ऑलरेडी हो चुका है, एक छोड़कर u चाहिए ना v से, चाहे वो कोई भी हमारे पास हो, है ना, एक का गैप है दोनों के बीच में। तो आपके पास v की पोजीशन कोई भी सही नहीं आ रही है पहले केस में, तो ये हो गया गलत। क्लियर? अब सेकंड केस में देखेंगे। सेकंड केस में आप देखो v अगर मैं यहाँ पे रखूं, सपोज s और t के बीच में v रखूं मैं, तो u आ सकता है, u इधर भी गलत आ रहा है, u इधर भी नहीं आ रहा है, मतलब दोनों साइड पोजीशन तो v से u की है नहीं, ये v की पोजीशन गलत हो गई। नाउ सपोज v आपके पास देखो u आ सकता है, v यहाँ पे रखा मैंने और u आपका इजीली यहाँ पे आ सकता है। अब डायरेक्शन का थोड़ा सोचो, क्या आपका r और q के बीच में, क्या आपका r और q के बीच में यहाँ पे u आ सकता है क्या? क्या आपका v और q के बीच में u आ सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि u तो फेसिंग साउथ है, u फेसेस साउथ इज कंप्लीट करेक्ट, और r और q ऑलरेडी साउथ फेस कर रहे हैं, r और q पहले ही साउथ फेस कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि u आपका यहाँ पे नहीं आ सकता, तो v को कहाँ आना पड़ेगा? यहाँ पर आना पड़ेगा, और v को दूसरी जगह आना पड़ेगा क्योंकि v और u के लिए यही जगह सही थी। तो अब आपके पास v यहाँ जाएगा और ये वाला मैच कर रहा है, देखो v और लेफ्ट के साइड को u, तो v आपका नॉर्थ फेसिंग होगा और u तो आपका साउथ ही है। क्लियर है? v आपका नॉर्थ है और u तो साउथ है ही। अब आपके पास अकेला बचा है w, तो w faces the same direction as s but opposite to p। मतलब w का जो है नॉर्थ ही होगा क्योंकि s का नॉर्थ है, पर वो p के ऑपोजिट है, p का साउथ होगा। फिर अब t बचा है, तो देखो s और w अगर ऑलरेडी नॉर्थ फेसिंग है तो नॉट मोर देन 2 पीपल, राइट? ये याद है नॉट मोर देन 2 वाली कंडीशन, दो से ज्यादा साथ बैठे हुए लोग एक डायरेक्शन में नहीं फेस कर सकते, सो दैट्स व्हाई टी मस्ट बी फेसिंग इन द साउथ डायरेक्शन। तो ये मेरा फाइनल आंसर बन गया, कौन सा? ये वाला, ये सर्कल वाला। ठीक है, चलो आगे चलें। नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 10% बैठे हुए हैं, तो दिस इज पैरेलल अरेंजमेंट। क्या है ये? पैरेलल रो। तो इसमें सिर्फ 2 पैरेलल रो होंगी। कितनी है? सिर्फ 2 पैरेलल रोज होंगे। 10 पर्सन हैं आपके पास, सिट इन 2 लीनियर रोज,
5 पर्सन इन ईच रो, मतलब हर एक रो में 5-5 पर्सन है। नेम भी आपको गिवन हो रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। रो 1 वाले जो पर्सन होंगे वो आपके साउथ फेस कर रहे हैं, और जो रो 2 वाले पर्सन होंगे वो आपके नॉर्थ फेस कर रहे हैं। ये सारे एक दूसरे को फेस भी कर रहे हैं, फेसिंग ईच अदर। देखो, अब रो 1 जो है आपका यहाँ है साउथ फेसिंग, और एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो आप कैसे अरेंजमेंट बनाओगे? देखो, आपकी अरेंजमेंट दिखनी चाहिए, मैं बता रही हूँ, अभी बनाना मत, कभी भी शुरुआत मत करना। फिर भी आपकी ये दिखती कैसे है, आपको रास में कैसे विजिबल होगा, ये मैं बता रही हूँ। तो 5% आपके साउथ की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, रो 1 से, और रो 2 के आपके नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से। ये सारे पर्सन एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, यहाँ के लोग नीचे वाले लोगों को फेस कर रहे होंगे। क्लियर है? अब हम स्टार्ट करते हैं। सारा सिट्स, अब आपको नेम्स के हिसाब से पता है कौन रो 1 में है, कौन रो 2 में है। Sarah sits immediate right of the person who sits opposite to Neha. Ayan doesn't sit adjacent to Amar. Neha sits third to left of Amar. Okay. तो पहले वाला तो कंडीशन छोड़ो, तीसरी लाइन में हमें कुछ सही दिख रहा है, पर हमें ऐसा करना पड़ेगा। नेहा वाला जो है, हमें थोड़ा इसको देखते हैं। नेहा कौन सी रो में है? नेहा आपकी है फर्स्ट रो में, वो साउथ फेस हो रहे हैं। अब अगर मेरे पास नेहा थर्ड टू लेफ्ट है ओमार के, तो ओमार अगर साउथ फेसिंग होगा, क्योंकि नेहा और ओमार एक ही उसमें है, तो 1 2 और थर्ड, थर्ड टू लेफ्ट है, तो नेहा आपके पास यहाँ आ जाएगी। ये तो क्लियर है, ऐसे करके। तो यहाँ पे भी सेम 4% नीचे की साइड पे अरेंज हो जाएंगे। अब सारिया के बारे में कुछ कहा गया था नेहा के अकॉर्डिंग। सारा सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु सिट्स ऑपोजिट टू नेहा। देखो, अब जो पर्सन ऑपोजिट है नेहा के, बिल्कुल ऑपोजिट होगा ये वाला पर्सन, बिल्कुल ये वाला पर्सन, ये सर्कल वाला देखो। सारा उसके इमीडिएट राइट बैठती है, क्योंकि सारा देखो रो 2 वाली है, नॉर्थ वाली है। तो इसमें कहा गया है सारा इज इमीडिएट राइट ऑफ दैट वन हु इज ऑपोजिट टू नेहा। तो ऑपोजिट टू नेहा, सपोज राम है, तो राम के इमीडिएट राइट आपके पास सारा है। क्लियर है? तो सारा आपके पास यहाँ पे आ जाएगा नॉर्थ फेसिंग। अब अगर सारा की अरेंजमेंट यहाँ है, तो सारा भी किसी ना किसी को फेस करी होगी। तो पूरे 5 अरेंजमेंट, 5 रो, मतलब 5 पर्सन की अरेंजमेंट यहाँ पे बन गई है। क्लियर है? चलो, तो ये राम तो मैंने एग्जाम्पल लिया था। ओके, टू पर्सन सिट बिटवीन सारा एंड किरण। तो सारा यहाँ पे अकेले है साइड में, एंड पे, तो किरण आपके पास यहाँ पे ही आएगा, और कोई जगह तो है नहीं। किरण हु सिट्स ऑपोजिट टू रवि। तो किरण जो कि ऑपोजिट किससे है? रवि से है। इसको देखो, रवि के ऑपोजिट, तो आपके पास यहाँ पे कौन आ जाएगा? रवि आ जाएगा। अब एक देखो, दिया जो है वो ऑपोजिट है आयान के। आयान आपका रो 2 में बैठा, मतलब रो 2 ये रही, रो 1 आपकी ये रही। तो रो 2 में कौन बैठा? आयान। तो आयान देखो, आयान जैसे आयान यहाँ होगा ना, तो उसके सामने कौन होगी? दिया होगी। दिया ऑपोजिट बैठी होगी। ठीक है, तो अगेन आपके पास अब दिया जो है, अगर मेरे पास यहाँ आता है, नेहा के दोनों साइड को दिया रख सकते हैं। तो नेहा, दिया अगर यहाँ आ गया सपोज, तो आपके पास सामने के साइड अयान तो आ नहीं सकता, क्योंकि सारा है वहां। तो दिया हैज टू बी एट दिस पोजीशन, और अयान की एक यही जगह खाली रह गई। क्लियर है? चलो, अब देखो क्या बचता है। अब रो 1 की एक ही पर्सन बचा है, उसको यहाँ पे डाल दो, विच इज मीरा। तो मीरा आपके पास यहाँ पे आ जाएगा सारा के सामने। अब आगे भी यहाँ पे पूरा करना पड़ेगा आपको ये, ठीक है, आगे भी पूरा करना पड़ेगा। तो आपके पास क्या है यहाँ पे? देखो, अयान डजंट सिट एडजेसेंट टू अमर। अयान जो है वो अमर के एडजेसेंट नहीं है, तो अमर भी आपके पास रो 2 में है, तो अमर मस्ट बी एट दिस पोजीशन। एंड सॉरी, मीरा यहाँ पे था, मीरा आपके पास यहाँ था। रो 1 में कोई और है, आर्या, आर्या बैठी हुई है। ठीक है, मीरा आपकी रो 2 की थी। तो ये मेरा फाइनल अरेंजमेंट बना है। ओके, चलो, अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप सॉल्व करोगे। यहाँ पे से सारे क्वेश्चंस,
13th वाला देख लेते हैं एक बार, बस बाकी सब आपके होमवर्क के लिए है। 4 of the following are related to each other in a same way. Who doesn't belong to that group? तो अयान, ओमार, अयान, ओमर, तो ये रो 1 रो 2 वाला है, ये रो 1 वाला है ना। सारा भी रो 2 वाली है, आर्या आई थिंक रो 1 वाला है। तो यहाँ पे रो 1 और रो 2 के तो आपके पेयर बन रहे हैं, तो रो एक ही रो के तो पर्सन्स नहीं है यहाँ पे, तो ये तो रिलेशन नहीं है। एंड नाउ इट कैन बी द पर्सन्स हु आर सिटिंग एट द एंड ऑफ द रोज, ऐसे भी आपके पास रिलेशन बन सकता है। जैसे आपको दिख रहा होगा अमर और सारा एंड पे बैठे, अमर और सारा तो एंड पे बैठे हैं, ओमर और आर्या भी एंड पे बैठे हैं, तो ऑल दीज आर सिटिंग एट एंड। ठीक है, या तो इधर एंड या तो इधर एंड, दूसरी रो के भी या इधर एंड या तो इधर एंड, सिर्फ अयान है जो मिड में बैठा है, तो यही इनसे अलग है। क्लियर है? चलो बाकी सब आसान है, आप यहाँ से आराम से क्वेश्चन का सॉल्यूशन में देख के इनको आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने सिटिंग आपके स्क्वायर टेबल का। स्क्वायर टेबल ये आपका होमवर्क में है और इसका मैंने आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, सॉल्यूशन में आपके पास जो है पूरा डायग्राम गिवन हो रखा है। इस स्क्वायर में क्या होता है कि कई बार पीपल हु आर सिटिंग एट द मिड फेसिंग आउटसाइड और पीपल हु आर सिटिंग एट द कॉर्नर फेसिंग इनसाइड, तो इसमें क्या होता है कि मिड और सेंटर में लोग बैठते हैं और अलग अलग डायरेक्शन में फेस कर रहे होते हैं। वही हमारे पास आगे धीरे धीरे क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। ओके, तो चलिए ये आपका होमवर्क है, बिकॉज सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं विच वॉज फ्रॉम योर 2024 एग्जामिनेशन, उसको हम देखेंगे। उससे पहले यहाँ पे देखते हैं एक सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, इसको कहते हैं अनसर्टेन। अभी तो वहां पे क्वेश्चन तो आपका ऐसे स्टार्ट होगा, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, मतलब कोई जब लास्ट में जब बनाओगे तब तो गिन सकते हो ना, पर अभी इसका मतलब आपको नहीं पता, तो अनसर्टेनिटी है अभी। ठीक है, अब अनसर्टेन पर्सन आपके सर्कुलर अरेंजमेंट में भी आ सकते हैं और लीनियर अरेंजमेंट में भी आ सकते हैं। तो जब तक ये एक सिंगल डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, सपोज अगर अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन लीनियर में है तो नॉर्थ फेसिंग है, चाहे एक दो वेरिएबल भी एक्स्ट्रा है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर इनसाइड फेसिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर दो डबल डायरेक्शन बाई डायरेक्शनल आ जाए, मतलब दो डायरेक्शनल एक ही डायग्राम में, तब थोड़ा आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को सिलेक्ट ना करें। ओके, चलो तो यहाँ पे certain number of persons sit in a row facing south direction, all of them sit at equal distance। अब सारे यहाँ पे साउथ फेस करेंगे और हमें नहीं पता कितने हैं। W sits immediate right of P। अब देखो P का immediate right क्या होगा, ये P है, इधर की साइड आपके पास सारे साउथ हैं ये, तो W के P के immediate right आपके पास W ऐसे बैठेगा। 5% U और N के बीच में है। Who sits immediate left of V। अब यहाँ पे V के अकॉर्डिंग मुझे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो W और P को मैं ऐसे रख देती हूँ। क्लियर, साइड में V के अकॉर्डिंग कुछ मिल रहा है, देखो 5% बिटवीन U एंड N, हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ V। तो अगर मेरे पास यहाँ पे देखो हु सिट्स N के बारे में कहा गया है, तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ V कौन है, N, सॉरी इधर को साइड होगा ना, क्योंकि V तो साउथ फेस है, तो इमीडिएट लेफ्ट कौन होगा, ऐसे बनेगा आपके पास। क्लियर, अब 5% बैठे हैं U और N के बीच में, तो 1 2 3 4 5 U ऐसे आ सकता है, और ये N की दूसरी साइड को, क्योंकि बीच में 5% लेफ्ट की साइड को भी हो सकता है, राइट की साइड से भी हो सकता है, तो 1 2 3 4 5 और U आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है, U आपके पास यहाँ आ गया। अब नेक्स्ट इसमें देखो F sits adjacent to V and fourth from one of the ends। देखो अब adjacent V के एक ही डायरेक्शन है, यहाँ पे F आ जाएगा, यहाँ पे आपका F आ जाएगा, एंड फोर्थ किसी भी एंड से फोर्थ पे। अब देखो पहले केस में कहाँ से बैठेगा फोर्थ पे, वो उसको आपके जो इधर वाला दिख रहा है ये वाला, यहीं से फोर्थ पे बैठ सकता है। देखो अब काउंट करो 1 2 3 और फोर्थ, इधर से फोर्थ पे आ गया।
यहाँ से तो फोर्थ पे नहीं आ सकता क्योंकि ना यहाँ पे से तो फिफ्थ पे ही आएगा, मतलब एटलीस्ट फिफ्थ पे ही आएगा, चार लोग क्योंकि उसके इधर को ही है। तो आपका यहाँ से फिफ्थ फोर्थ पे आ सकता है। ये कैसे, देखो नीचे वाले केस की बात कर रही हूँ मैं। 1 2 3 एंड फोर्थ आ गया फोर्थ पे। दोनों साइड से आपने जब एफ को फोर्थ पोजीशन पे डाला तो आपको ये चीज पता हो जानी चाहिए कि यहाँ पे जो ये लास्ट बना है ये आपका एंड है, मतलब इधर के साइड अब आप कोई पर्सन नहीं अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, पहले केस में टुवर्ड्स राइट एंड, दूसरे केस में टुवर्ड्स लेफ्ट एंड, अब आप कोई भी नया पर्सन अरेंज नहीं करेंगे। चलो आगे चलें। 2 persons sit between U and W who sits at the end of the row। कह रहा है कि U और W के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं, वही W जो आपका एंड पे बैठता है। अब यहाँ पे से मैं 2 पर्सन W को ऐसे ही बना सकती हूँ और एंड पे ऐसे ही रख सकती हूँ क्योंकि इधर के साइड तो बीच में आ जाएगा। इस साइड भी 1 और 2 मैंने कहा W यहाँ पे बना दिया मैंने। W हु सिट्स एट द एंड है, तो ये जो मेरे पास W और P की अरेंजमेंट अगर मैं यहाँ पे मैच करूँ तो क्या आपका ये सही होगा? पहले वाले केस में नहीं, P के लिए तो जगह ही नहीं है क्योंकि W इज एट द एंड, W के उधर के साइड में किसी को नहीं अरेंज कर सकती। तो आपके पास पहला वाला केस गलत हो जाएगा, P के लिए जगह नहीं है। ठीक है, और दूसरे वाले केस में P के लिए आराम से जगह यहाँ पे आ गई। कंप्लीट हो गए हमारे आंसर्स। चलिए, तो टोटल कितने पर्सन बैठ रहे हैं? 11 पर्सन मेरे बैठे हुए हैं रो के अंदर, और सारे ही साउथ फेसिंग हैं। सारे कहाँ फेस कर रहे हैं? साउथ। लेफ्ट और राइट का ध्यान रखना बस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ गया आपको। चलिए अब इस क्वेश्चन को एक बार रीड करेंगे। आपके पास है अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस का क्वेश्चन, 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये है। अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। सारे के सारे नॉर्थ देख रहे हैं और दो दे बिलोंग टू डिफरेंट कंट्रीज ऑल्सो। तो यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज से भी वो बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए इसको देखिए एक बार, ट्राई करिए सिर्फ रीड करने का एटलीस्ट। अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस आर सिटिंग इन अ रो। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ए सिट्स 3 places अवे फ्रॉम डी, ओनली 3 persons सिट बिटवीन जे एंड डी हु बिलोंग्स टू कतर। अब मैं स्टार्टिंग ए से कर लेती हूँ क्योंकि ए के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन है। ओके, तो देखो ए सिट्स 3 places अवे फ्रॉम डी। अगर मैं यहाँ से करूँ स्टार्ट, नेक्स्ट पेज पे कर रही हूँ मैं इसको, 1 सेकेंड। यहाँ पे कुछ यहाँ से आगे है, द वन हु बिलोंग्स टू, यहाँ से है, तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। ए जो है वो 2 places अवे है। तो जब आप इस इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करोगे, मेरा सजेशन एक ये होगा कि जब मैंने आपको बेसिक सिखाया था एंड यहाँ पे आप कंप्लीटली बिगिनर हो इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो आप ऐसा करना, फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व 5 to 10 सेट्स ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट बिफोर हैंड। ठीक है, उसके बाद इन क्वेश्चंस पे आना, बिकॉज डायरेक्टली हाई लेवल समझना इज नॉट गुड। आपको थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा समझने में, और खुद से सॉल्व करने में तो और टाइम लगेगा। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप इजीली इन चीज़ों को सॉल्व खुद से कर पाओगे। चलो, तो यहाँ पे है ए जो है 2 places अवे, तो ए एक बार 1 2 डी ऐसे आ जाएगा। सॉरी, कितने प्लेसेस कहा था? 3 places है ना। हाँ, तो 3 places, तो 1 2 थर्ड पोजीशन पे। ए की 1 2 डी आपका ऐसे आ जाएगा। डी जो कहाँ से बिलोंग करता है? कतर। ये मैं बाद में मेंशन कर दूंगी। ठीक है, कतर उसकी कंट्री हम बाद में डाल देंगे। 4 persons sit between A and the one who belongs to Australia. F belongs to Mongolia and sits second to right of the one who belongs to Australia. तो इसका मतलब मैं ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से भी एक और केस बना देती हूँ क्योंकि यहाँ पे बी को भी रखना है। एंड नाउ इट इज फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है। इट विल टेक योर टाइम एंड इट यू हैव टू थिंक इन इट प्रॉपरली थिंक। अब देखो, ए और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ए और
ऑस्ट्रेलिया के बीच में 4 पर्सन्स हैं, ठीक है, ओके। तो दोनों साइड ऑस्ट्रेलिया आ सकता है। अब एक तो आपका इस साइड ऑस्ट्रेलिया आ सकता है कि 4 पर्सन बीच में हो गए, एंड एक आपने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया डाल दिया जो ऑस्ट्रेलिया वाला हो। एंड इसी का मैं दूसरा केस अगर बनाऊं यहाँ पे, ठीक है, देखो, दिस इज द केस 1, दिस इज केस 1.a। तो यहाँ पे अगर मैं बनाऊं तो ए आपके पास यहाँ आ गया, डी आपके पास यहाँ आ गया, ऑस्ट्रेलिया वाला, सॉरी ऑस्ट्रेलिया वाला दूसरी साइड बनाना है ना, ऑस्ट्रेलिया आपने इधर की साइड बना लिया, ठीक है, 4 पर्सन के साथ। सेकेंड केस में भी देखिए, एक बार तो 1 2 3 4 ऑस्ट्रेलिया यहां पे आ गया, एंड 2.a केस देखो, एक बार आपका ए इधर है, 1 और 2 डी इधर है, और ऑस्ट्रेलिया आपका यहां आ गया। क्लियर है? नाउ बी बिलोंग्स टू मंगोलिया एंड सिट सेकेंड टू राइट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल्सो सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ सी। देखो, पहली बात तो जो बी है वो ऑस्ट्रेलिया के सेकेंड टू राइट पे होगा, एंड साथ ही सेकेंड टू लेफ्ट है सी के। तो ऐसे करके कुछ आपको बी और सी और ऑस्ट्रेलिया को रखना पड़ेगा। सी जो कि आपका एंड पे नहीं बैठा है, सी किसी भी एंड पे नहीं बैठा है। तो अब देखो यहाँ पे कैसे करोगे अब आप अरेंजमेंट। अब आपको सेम ये ऐसे रखना है। कैसे? देखो, ये आपकी अरेंजमेंट होनी चाहिए, ऑस्ट्रेलिया डॉट बी डॉट सी, और एटलीस्ट एक पर्सन, एटलीस्ट बोल रही हूं मैं यहाँ पे, एटलीस्ट एक पर्सन सी की राइट साइड को होना चाहिए। ये कंप्लीट डायग्राम का आपका बन गया। और हर केस में आप ऐसे ही सीक्वेंस में इसको रखोगे। तो ऑस्ट्रेलिया डॉट बी डॉट सी, एंड सी के इधर एक तो होना ही चाहिए। वी डू नॉट नो कि कितने हम रखेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट में भी सब में कर दो इसको, जहां जहां फिट बैठ रहा है। अब 2a केस में देखो, ऑस्ट्रेलिया डॉट बी के लिए जगह ही नहीं है, नहीं है ना, तो सेकंड ए केस तो यहीं पे कैंसिल आउट हो गया। क्लियर? चलो आगे बढ़े। द वन हु बिलोंग्स टू फिनलैंड, अब ये इंफॉर्मेशन यहीं से है आगे। द वन हु बिलोंग्स टू फिनलैंड सिट्स फोर्थ फ्रॉम वन ऑफ द एंड एंड एडजेसेंट टू मंगोलिया। अब बी आपका मंगोलिया से है, तो वो आपके मंगोलिया वाले पर्सन के एडजेसेंट है। तो बी को मंगोलिया करके पहले फिनलैंड को बिठाओ। साथ में ध्यान रखो कि फिनलैंड आपका किसी भी एंड से फोर्थ पे है। तो देखो, अगर लेफ्ट से मैं करूंगी तो फिनलैंड आपका ऐसे आएगा, अगर मैं राइट से कर रही हूं तो फिनलैंड आपका ऐसे आ जाएगा। मतलब किसी भी साइड से आपको रखना है दो केस में, ठीक है। सेकेंड ए तो ऑलरेडी कम कैंसिल आउट हो चुका है। चलो, अब यहाँ पे मैं फिनलैंड रख रही हूँ, और वो बी का नेबर भी है ना, मंगोलिया का नेबर मतलब बी का नेबर। तो अगर मैंने सपोज एफ को यहाँ रख दिया, रेड पेन देखो, अगर मैंने एफ को यहाँ पे रख दिया तो एफ तो फिफ्थ पोजीशन पे आ रहा है। देखो 1 2 3 4 फिफ्थ, एटलीस्ट फिफ्थ पोजीशन पे, कम से कम वो फिफ्थ पे आएगा, विच इज ऑलरेडी रॉन्ग। तो यहाँ पे एफ को आपको इधर रखना पड़ेगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एफ को अगर फोर्थ पे रखना है तो हम फोर्थ यहाँ पे बना सकते हैं, 1 2 3 4 बना सकते हैं। नेक्स्ट केस चेक करो। अगर अगेन एफ आप ऑस्ट्रेलिया के बगल पे नहीं रख सकते क्योंकि आपको फिफ्थ पोजीशन हो जाएगा, एफ को यहीं रखना पड़ेगा, 1 और आपने फोर्थ पे रख दिया। क्लियर? बी के बगल में आएगा तो आपके पास एफ जो है यहां आ सकता है, यहां आ सकता है। 1a से दो केस आ रहे हैं मेरे पास, 1a से दो केस आ रहे हैं, तो मैं 1a का दो केस बनाऊंगी यहाँ पे, ठीक है। ये सेकेंड ए वाला हटा दूं यहीं पे से, वैसे ये बन गया था हमारा ना, इसको मैं हटा रही हूँ, ओके। तो ये 1b बन गया मेरा, मैंने इसको आगे यहीं से बढ़ाना है। तो ऑस्ट्रेलिया डॉट बी डॉट डॉट सी डॉट ए डी, ओके। चलो, अब f को आप दो साइड रख सकते हो। 1a में मैंने ट्राई किया था ना, दो साइड है हमारे पास। एक बार f यहाँ रखोगे तो भी वो
फोर्थ पोजीशन पे आ जाएगा। अब फोर्थ का मतलब है, देखो जहां जहां से एफ को फोर्थ बना दिया वहां वहां से एंड कंप्लीट हो चुका है। एक बार बी के लेफ्ट साइड को आपने एफ रख दिया, एक बार बी के राइट साइड को एफ रखो, तो भी आपके पास वो फोर्थ पोजीशन पे ही है। तो अब यहाँ पे कोई नहीं आएगा, आप रखोगे नया, यहाँ आप कोई नया नहीं रखोगे। टू वाले केस में भी यहाँ पे कोई नया नहीं आएगा, यहाँ पे कोई नया नहीं आएगा। क्लियर? अब आगे देखते रहो, जहां सर्टेन, यहाँ ये जो पोजीशंस हैं ये सर्टेन हो चुकी हैं। अब कंट्रीज हम डाल देते हैं, बी मंगोलिया है, ठीक है, डी कतर है, डी कतर है, बी यहाँ पे मंगोलिया है पहले वाले केस में। मंगोलिया है और डी कतर है। चलो, जी सिट्स 4 places away from the one who belongs to Finland. 4 places away, 4 places away का क्या मतलब होता है कि जी और फिनलैंड के बीच में 3 पर्सन्स हैं। 4 places away का मतलब 3 पोजीशंस हैं बीच में। 6 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड, जो आपका ओमान से बिलोंग करता है, तो 6 पर्सन जी और ओमान के बीच में। तो यहां पे से अब आगे बढ़िए इस इंफॉर्मेशन के साथ। ओके, साथ ही लास्ट में एक और चीज लिखी है, द वन हु बिलोंग्स टू यमन थर्ड टू राइट ऑफ ओमान। तो ओमान के 1, 2 एंड थर्ड पोजीशन पे यमन ऐसे करके रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। सब चारों केसेस में चेक करो एक एक करके। तो फिनलैंड को देखो, फिनलैंड भी आ चुका था ना आपका, हमने कहीं ना कहीं तो रखा था, ये फिनलैंड था, एफ नहीं था ये, ठीक है। 1 सेकेंड गाइस, ये आपका एफ जो है वो फिनलैंड है, फिनलैंड है, एफ नहीं है इसमें हमने रखा, फिनलैंड है, ठीक है। हाँ, मैंने एफ से डिनोट कर दिया उसको, बट हम पूरा पूरा लिख देते हैं यहाँ पे। अब आपके पास क्या है, फिनलैंड और जी के बीच में 3 पोजीशन। अब देखो ऊपर वाले फर्स्ट केस में जी के लिए एक ही पोजीशन यहाँ होगी इधर की साइड को, क्योंकि उधर साइड तो खाली हो गया। सिमिलरली इधर में भी आपके पास जी यहाँ पे होगा। लास्ट केस में देखो फिनलैंड के बाद जी के लिए 1, 2, 3, 1, 2, 3, यहाँ पे फिनलैंड जी के लिए जगह ही नहीं है, 1A केस कैंसिल हो गया। 1B में देख लो 1, 2, 3 जी आपके पास यहाँ हो गया। आगे बढ़ते हैं जी और ओमान से। अब जी और ओमान के बीच में 6 चीजें चाहिए हमें, तो 3 और 3, ओमान के 1, 2 और राइट को साइड को यमन के लिए जगह होनी चाहिए। पहले केस में जी की राइट साइड को आप ओमान नहीं रख सकते क्योंकि यमन के लिए जगह नहीं होगी। क्लियर है? ध्यान से देखो, ठीक है। और 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 यहाँ पे आपने ओमान वाला पर्सन रख दिया। क्लियर है? 6 पर्सन काउंट करो बस, और यहाँ पे यमन वाला पर्सन आ गया, साथ के साथ रखो। जी और ओमान के लिए 1, 2, सेकेंड केस में भी आप राइट साइड को नहीं रख सकते, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे तो ओमान के लिए ही जगह नहीं मिल रही है, सेकेंड केस भी कैंसिल आउट हो जाएगा। लास्ट चेक करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे ओमान के लिए जगह तो है, 1, 2 यमन के लिए भी जगह है। 1B केस में से अब आपके पास 2 पोजीशंस आ रही हैं साथ के साथ, ठीक है। इसको साइड में रखते हैं अभी के लिए, ओके। चलो 1B को हम दोबारा 1C करके बना देते हैं। यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया था, ठीक है, यहाँ पे आपका मंगोलिया था, दैट इज बी, फिर फिनलैंड था, ठीक है, फिर आपका सी था, फिर आपका ए था, फिर आपका जी था, और फिर डी था कतर। इतना तो बन चुका था, क्योंकि 1B से क्या है, हमारे पास 2 केसेस आ रहे हैं ओमान के लिए, ठीक है, ओमान और यमन के लिए। तो एक बार तो मैं करूंगी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, अच्छा नहीं नहीं 1 सेकेंड, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ओमान के लिए जगह ही नहीं है भाई, कहाँ से आ गया केस, केस नहीं बन रहा है, गलत काउंट कर दिए हम, ठीक है। चलो 3 और 3, देखो ओमान यहाँ पे आ रहा है इधर के साइड को, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो ओमान आपके पास इस वाले केस में कहाँ पर आएगा, ये मैं रब कर रही हूँ यहाँ पे से, जगह नहीं है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ओमान आपका यहाँ आएगा। क्लियर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ओमान आपका यहाँ आएगा। क्लियर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ओमान आपका यहाँ आएगा। क्लियर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ओमान आपका यहाँ आएगा। क्लियर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ओमान आपका यहाँ आएगा। क्लियर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ओमान आपका यहाँ आएगा। क्लियर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ओमान आपका यहाँ आएगा। क्लियर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ओमान आपका यहाँ आएगा। क्लियर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ओमान आपका यहाँ आएगा। क्लियर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ओमान आपका यहाँ आएगा। क्लियर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ओमान आपका यहाँ आएगा। क्लियर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ओमान आपका यहाँ आएगा। क्लियर है? 1,
अब ओमान के लिए 1 टू येमेन आपका यहाँ आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, 3 persons sit between one who belongs to Yemen and M who sits immediate left of Japan who sits at one of the extreme end. अब आपके पास फर्स्ट और 1B बचा हुआ है, 1 और 1B केस बचा हुआ है। कह रहे हैं कि 3 पर्सन है येमेन और एम के बीच में, जो आपका इमीडिएट लेफ्ट बैठता है। देखो एम आपका जापान के इमीडिएट लेफ्ट बैठता है ऐसे करके, और जापान आपका एंड पे है, तो ऐसे कुछ होना चाहिए। इट मीन्स एम के राइट डायरेक्शन में सिर्फ एक ही पोजीशन है, दैट इज फॉर जापान। ठीक है, तो आपके पास यमन का नेबर, सॉरी यमन से 3 पर्सन, अगर आप यमन से 3 पर्सन करके रखोगे तो इधर की साइड फर्स्ट केस में देखो एम तो नहीं आ रहा, इधर आप एम तो रख सकते हो बट जापान के लिए जगह नहीं है, तो पहला केस मेरे पास गलत हो गया है। 1B केस में देखो आपके पास यमन और एम के बीच में 3 पर्सन है, ठीक है, तो मैं छोटा छोटा बना रही हूँ अभी, तो ये 3 पर्सन करके एम इधर आ जाएगा, एम इमीडिएट राइट है जापान के, तो जापान आपके पास यहाँ आ जाएगा। क्लियर है, तो जापान इस साइड को एंड पे है और ऑस्ट्रेलिया दूसरी साइड को एंड पे है। ये मेरा कंप्लीट डायग्राम बन गया है। नाउ यू कैन काउंट द नंबर्स हियर। ठीक है, तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 23 पर्सन है मेरे पास। ठीक है, कितने पर्सन बैठे हैं, तो हर एक पोजीशन को आपको यहाँ पे काउंट करना होता है। 23 टोटल पर्सन बैठे हुए हैं। ठीक है, तो हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रो, कितने हैं देख लो, आपके पास 23। कितनी स्टेटमेंट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, सो यू कैन इजिली आंसर इट। ए सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ मंगोलिया, थर्ड टू राइट, यस दिस इज करेक्ट। ठीक है, ये वाला केस करेक्ट है ना, तो दिस वन इज करेक्ट। ठीक है, चलो। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन द पर्सन हु बिलोंग टू यमन एंड कतर, तो यमन एंड कतर के बीच में कितने पर्सन हैं, काउंट कर लो, तो 3, 6, आई थिंक 8 पर्सन, 8 पर्सन, ये सिर्फ आपके काउंट पे होगा। ठीक है, तो 8 पर्सन, तो यहाँ पे 8 पर्सन तो गिवन नहीं है, बट आपको अब 8 पर्सन जो आपके ऑप्शंस में से है, किसको सिंप्लीफाई करके 8 आ रहा है वो आपका होगा यहाँ पे। तो 1 लेस देन बिटवीन जी एंड जे, 1 लेस देन बिटवीन जी एंड जे, 1 सेकेंड, जे भी था ना हमारे पास कहीं पे, हाँ। ओनली 3 पर्सन बिटवीन जे एंड डी हु बिलोंग्स टू कतर। अच्छा, 3 पर्सन जे और डी में थे, इसको यहाँ पे डाल दो, कहीं ना कहीं तो हो गई। जे और 1, 2, 3, जे इधर नहीं आ रहा, जे इधर पे आएगा बस। ठीक है, चलो यही ठीक था, जे हमारा मिस हो गया था। 1 लेस देन जी एंड जे में 3 पर्सन है नहीं, 3 मोर देन बी एंड डी, बी और डी में 5 पर्सन है, तो 3 मोर आपका यहीं पे होगा, 5 + 3 8 हो गया। नेक्स्ट तरफ चलते हैं। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। व्हाट इज द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन, तो बी और फिनलैंड वाले पर्सन का देखो क्या कॉम्बिनेशन है, क्या रिलेशन है, इमीडिएट नेबर है उसका। जापान और एम भी इमीडिएट नेबर है, जी और डी भी आपका नेबर है, सी और ए भी है आई थिंक, तो ए और जे ही आपका नेबर नहीं है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलो। 19th, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन जापान एंड फिनलैंड, कितने पर्सन है जापान और फिनलैंड के बीच में, 3, 6, 9, 12, 13, 14, 17, 18, आई थिंक 18, तो 18 किसका मल्टीपल है यहाँ पे, 18 मल्टीपल है आपका 6 का, आंसर विल बी बी ऑप्शन। ठीक है, चलो। सो आई होप आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है यहाँ पे, एंड यू कैन easily solve these type of questions, और you now you know the approach, आपको अप्रोच पता चल गई कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो इट मीन्स आपको थोड़ा बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन सी कंडीशन को पहले लेकर मेरा जल्दी सिंप्लीफाई हो रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे ज़्यादा जिस भी पर्सन के लिए, जिस भी वेरिएबल के लिए सबसे ज़्यादा चीज़ें आपको दिखेंगी, कनेक्शन जिनके ज़्यादा बन रहे हैं, वो वेरिएबल को सबसे ज़्यादा सबसे पहले अरेंज करो। ओके, चलो। सो वन मोर क्वेश्चन, एंड ये आपका ना
ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क से दे रही हूँ मैं आपको, ठीक है, जरूर करना इसको। ये आपका स्क्वायर टेबल का ही है, इसको बहुत अच्छे से करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आरबीआई ग्रेड बी 2024 का क्वेश्चन है ये। एंड ये वाला क्वेश्चन भी आपको एक और मैं दे रही हूँ होमवर्क से, दिस वन ऑल्सो, ठीक है, इसको भी जरूर सॉल्व करिएगा। इसको नेक्स्ट क्लास में एक बार ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में ट्राई करेंगे सॉल्व करने का दोनों होमवर्क क्वेश्चंस को। तो रेडी रहिएगा, इनको दोनों को होमवर्क में जरूर करना है, दोनों आपके होमवर्क में, ठीक है, तो ऐसे ही मत छोड़ देना। चलो, ये सारा इसके पार्ट है पूरा, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये एक वन क्वेश्चन है, इसको ढंग से पढ़ना। एंड सिमिलरली ये वाला पूरा एक क्वेश्चन है। मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे से कराती हूँ, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए। इन अ फैमिली ऑफ 2 जनरेशन एंड 8 पर्सन्स, 8 पूरे मेंबर हैं और पूरे 2 जनरेशन की फैमिली है। इट इज नोन दैट देर आर 2 कपल्स एंड ईच कपल हैव 2 अनमैरिड चिल्ड्रन। मतलब 2 कपल हैं तो और हर एक कपल के 2 अनमैरिड चिल्ड्रन भी हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, these persons are standing in 2 parallel rows facing north such that 4 persons standing in row 1 and 4 persons standing in row 2, सारे के सारे नॉर्थ फेसिंग हैं, इस टाइप से कुछ, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पे मैरिड पर्सन आपके रो 2 में बैठे हैं, ठीक है, तो रो 2 एंड रो 1, तो यहाँ पे ये रो 1 हो गई, ये रो 2 हो गई, यहाँ पे आपके मैरिड पर्सन होंगे नीचे की साइड को, एंड यहाँ पे आपके अनमैरिड पर्सन होंगे। तो मतलब ऊपर तो हमने क्या कहा था, 2 कपल हैं, इसका मतलब 4 जो मैरिड हैं वो कपल ही है हमारे, और जो 4 अनमैरिड है उनके बच्चे हैं। सच दैट सन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिज मदर, अगर कोई सन है वो अपनी मदर के सामने बैठा है, कहा गया है अ सन इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिज मदर, मतलब इन फ्रंट का मतलब है ऐसे करके अपनी ही मदर के सामने, ठीक है, और डॉटर जो है वो अपने फादर के सामने बैठी है, एक डॉटर अपने फादर, अपने ही फादर, उसी का फादर, किसी और का नहीं। बोथ कपल हैव 1 सन एंड 1 डॉटर, हर एक कपल की एक सन होगा और एक यहाँ पे डॉटर होगी किसी कपल के, क्लियर है, आगे चले यहाँ पे से अब। वी विल स्टार्ट द अरेंजमेंट्स नाउ, क्या क्या और चीजें कही गई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हमने रीड कर लिया, इसको मैं अब आगे अरेंज कर रही हूँ। ए इज द ब्रदर ऑफ सी, थोड़ा लॉजिकल है, अच्छा क्वेश्चन है। ए इज द ब्रदर ऑफ सी एंड ब्रदर इन लॉ ऑफ डी, तो ए जो है ब्रदर है सी का। अब अगर वो ब्रदर इन लॉ है तो आपको कहा था 2 मैरिड कपल, अगर आप खुद सोचो भाई, देखो 2 मैरिड कपल हैं, ठीक है, उनके 2, एक हर किसी का एक सन और एक डॉटर होगी, एक का हर सन और एक डॉटर तो होगी, तो ये इतनी ही अरेंजमेंट बनेगी, इससे ज्यादा नहीं बनेगी, क्लियर है ना। तो यहाँ पे जो आपके पास ए ब्रदर इन लॉ है डी का, वो यही होगा कि डी इस साइड से होगा आपके पास, सी से मैरिड होगा। अगर मैं यहाँ पे ये बनाने बैठ गई कि डी इधर की साइड होगा, तो सी कहाँ जाएगा, फिर सी को भी तो मैरिड कराना ही पड़ेगा मुझे, क्लियर है। तो आपको यहाँ पे ये चीज देखना पड़ेगा कि जब मेरे पास 2 ही मैरिड कपल हैं, 2 बच्चे हैं उनके 2-2, तो पूरे 8 मेंबर्स तो यहाँ पे खत्म हो गए, मेरे पास नया मेंबर्स तो आएंगे नहीं, ठीक है, तो आपके पास यही डायग्राम पूरा बनेगा। ए इज स्टैंडिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हिज सिस्टर सी, क्या बोला है, ए इज स्टैंडिंग, अब यहाँ पे नीचे की साइड में अरेंजमेंट बना रही हूँ, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हिज सिस्टर, वो अपने सिस्टर के इमीडिएट लेफ्ट है, तो आपको पता है मैरिड कपल नीचे की साइड है, तो अपनी सिस्टर के इमीडिएट लेफ्ट है, एंड स्टैंडिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ हिज वाइफ, तो अपनी वाइफ, हिज वाइफ जी, तो उसकी वाइफ कौन है यहाँ पे, जी उसकी वाइफ है। हिज सिस्टर मतलब सी आपकी उसकी सिस्टर हो गई, क्लियर, और सी उसकी सिस्टर है, ए आपका खुद एक मेल पर्सन है, अपने इमीडिएट राइट वो किसके बैठता है, अपनी ही वाइफ जी के, क्लियर। बी हु इज अ फीमेल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ, स्टैंडिंग एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ हर फादर, अब कहा गया है
बी जो कि आपकी यहाँ पे एक फीमेल है, वो अपने फादर के बिल्कुल ऊपर बैठी होगी, एंड नो वन इज स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ बी। अगर कोई भी बी के राइट डायरेक्शन में नहीं, तो बी आपका राइट एंड पे बैठा होगा। इट इज क्लियर। अब आप मुझे बताओ, क्या बी यहाँ पे आ सकता है? बी अपने फादर के सामने बैठी है, फादर के सामने बैठी है, तो क्या सी उसका फादर हो सकता है? सी तो ऑलरेडी फीमेल है, तो इट मीन्स बी यहाँ पे नहीं आएगा। क्लियर? अब अगर मैं यहाँ पे बी को बिठा सकती हूँ, अब कहोगे कि ए भी तो फादर हो सकता है, पर भाई बी के लेफ्ट राइट साइड कोई भी नहीं आएगा, पर बी के राइट साइड तो एक पोजीशन खाली है, तो इट मींस बी को अब आपके पास यही चांस सही होगा लास्ट में रखने के लिए, और बी अपने फादर के ऊपर आएगा। अब जी, ए और सी में से एक ही इंसान है जो बी का फादर हो सकता है। यहाँ पे कौन होगा? यस, बिल्कुल, डी उसका फादर होने वाला है, क्योंकि डी सी का हस्बैंड है, और यहाँ पे 2 ही मैरिड कपल है, इससे ज्यादा यहाँ पे अब 4 जो मेंबर होंगे वो सेकंड जनरेशन में यहाँ पे होंगे। तो ये 2 कपल जो है, इनके 2 चिल्ड्रन होंगे, एक एक आपका उनका सन होगा, एक उनका डॉटर होगा। गॉट इट? चलो, तो यहाँ पे इतना आपको क्लैरिटी मिल गई। बी आपके पास डी के ही ऊपर होगा। वाई डी के पहले? कैसे हमें पता चला कि बी विल बी द फीमेल मेंबर? बी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ डी, बिकॉज बी जो है, बी की राइट डायरेक्शन में कोई भी नहीं है, और बी अपने फादर के सामने होगा, तो सी के सामने तो हो नहीं सकता। बी के लिए एक ही पोजिशन बची है एक्सट्रीम वाली, वो यहाँ पे थी जो हमने बना ली है। क्लियर? इसी हिसाब से एक ही पर्सन बचता है जो डी, जो फादर बन सकता है बी का, दैट इज डी ऑफ डी। वाई? बिकॉज ए सी जी अब यहाँ पे आ चुका है, आपने मैरिड कपल जो बनाए थे उसमें से डी बचा हुआ है। क्लियर है? तो बी उनकी डॉटर बन गई। अब कहा गया एफ इज द ब्रदर ऑफ एच। आपको बताया है मैंने हर बार ब्लड रिलेशन में कि एफ इज द ब्रदर ऑफ एच। जब भी ब्रदर सिस्टर का होता है तो वो सिबलिंग्स होते हैं सेम पेरेंट्स के। तो यहाँ पे आपके पास एफ ब्रदर है एच का, तो एफ मस्ट बी हेयर एंड एच मस्ट बी हेयर, क्योंकि यहाँ पे इधर वाली साइड, बी वाली साइड, तो आपके पास एच के लिए जगह नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक सिस्टर एक ब्रदर ही होगा। क्लियर है? अब सिर्फ एक पर्सन बचा है, उसे यहाँ पे डाल दो। अरे आपके ब्लड रिलेशन में ए बी सी डी ई, ई आपका बचा, तो ई आपका यहाँ आ जाएगा। क्लियर है? अब उन्होंने कहा था एक सन आपके फादर अपनी मदर के सामने बैठा है, तो अब सन अपनी मदर के सामने, तो जी उसकी मदर है, जी के सामने एफ आ जाएगा। ए उसका फादर है, ए के सामने एच आ जाएगी, क्योंकि डॉटर अपने फादर के सामने है। सी के सामने उनका उसका सन आएगा, दैट इज बी ई। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर बन गया। ऊपर फैमिली ट्री बन गई है, नीचे आपका अरेंजमेंट पूरा हो गया है। क्लियर? तो अरेंजमेंट पूरा हो गया है, नीचे आपका फैमिली ट्री बन गया है। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। हु इज द सन ऑफ ए? लुक एट दिस, सन ए का कौन है? एच है? नहीं, एफ है ए का सन, एफ है ए का सन। हु इज द फादर ऑफ ई? I think D is the father of E. Find the odd one out. B A F, B A F, D और G, D और G। ओके, तो यहाँ पे एक चीज समझ आई कि ये अरेंजमेंट के हिसाब से है। तो B आपका एक एक्सट्रीम पोजीशन पे है, D भी एक्सट्रीम पोजीशन पे है, और कौन है? F और G भी एक्सट्रीम पोजीशन पे है, तो ओनली A जो है आपका मिड पे बैठा हुआ है कहीं। क्लियर? नॉट एट एनी एंड। चलो, क्योंकि मेल और फीमेल का करते, तो बी आपके पास फीमेल थी, और यहाँ पे जी भी फीमेल थी, राइट? देन आपके पास ए मेल था, और एफ भी मेल था, और साथ में डी भी मेल था, तो दो दो का पेयर तो नहीं बन सकता ना। यहाँ पे कौन है इसमें डॉटर है जी की डॉटर है आपकी एच, एंड हु स्टैंडिंग सेकंड फ्रॉम राइट एंड ऑफ ईदर रो? राइट एंड, ये है राइट एंड। अब दोनों साइड नॉर्थ फेसिंग है, तो राइट एंड तो यही होगा। ठीक है, तो सेकंड फ्रॉम राइट ई और सी बैठा हुआ है, ए ऑप्शन। ठीक है, चलो, तो ये हमारा फाइनल ऑप्शन आ गया है। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें समझ आ गई। अगेन यू हैव 2 क्वेश्चंस फॉर होमवर्क, रिमेंबर यू हैव टू सॉल्व देम। ठीक है, सो वेन एवर वी विल सॉल्व द क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो, सो आपको एक आइडिया लगता रहे कि कहाँ पे क्या चीज़ क्यों है, क्यों हम यहाँ पे अरेंज कर रहे हैं। चलिए, सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, लाइक ज़रूर करना है, एंड कमेंट ज़रूर करना है गाइस। कमेंट करोगे तभी हमें पता चलेगा कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं, एंड ताकि
नेक्स्ट आने वाले टाइम में इसी टाइप का बहुत अच्छा कंटेंट आपको मैं लेके आती रहूँ, ठीक है। चलिए, सो हेयर इज द कोर्स फॉर आरबीआई ग्रेड ए बी प्लस बैंक महापैग। यहाँ पे से आप में से काफ़ी ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो इन दोनों एग्जाम्स के लिए टारगेट करोगे, बिकॉज वेन एवर स्टूडेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम्स जो अभी तक प्रिपेयर करते थे बच्चे, तो उसमें कई लोगों का जो ऑप्शन बी होता है वो बैंकिंग एग्जाम्स भी रहता है, क्योंकि जो फेज़ वन का पैटर्न रहता है, सॉरी फेज़ वन का जो आपके सिलेबस रहता है वो सेम ही रहता है। इसलिए यहाँ पे कई लोग होते हैं जो आपका बैंकिंग एग्जाम्स भी के लिए भी प्रिपेयर करते हैं। तो हेयर इज़ अ कॉम्बो कोर्स फॉर आरबीआई ग्रेड ए बी एंड बैंकिंग। यहाँ पे आपको दोनों ही के लिए आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे, आपको बिल्कुल बेसिक से चीज़ें कवर की गई हैं एंड हायर लेवल क्वेश्चंस भी आपके इसमें कवर किए गए हैं। मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे फॉर बैंकिंग एग्जाम्स। तो बैंकिंग एग्जाम्स में आपके एसबीआई आपका कवर हो रहा है, आईबीपीएस इसमें कवर हो रहा है, आरआरबीज के एग्जाम आपके कवर हो रहे हैं फॉर बोथ पीओ एंड क्लर्क। सबके बोथ पीओ क्लर्क आपके यहाँ पे अवेलेबल होंगे, सारा जो भी आपका इसमें कंटेंट है। आपके टेस्ट, आपका जो भी मॉक टेस्ट है तीनों, ये पूरे 6 एग्जाम्स के लिए होगा, साथ में आपके आरबीआई के एग्जाम्स के लिए भी यहाँ पे होगा। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की भी आपकी यहाँ पे क्लासेस होंगी, कंप्यूटर नॉलेज का भी रहेगा आपके क्लासेस एंड जीए का भी आपको मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है। आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं थ्रू आवर वेबसाइट एंड आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन का। एंड लास्ट आप यहाँ पे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको यहाँ पे से भी इस कोर्स का जो लिंक है वो मिल जाएगा। सो आई विल शो यू कि आपको वेबसाइट पे जाके कैसे कोर्स विजिबल रहता है, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पे आपको edutap.in टाइप करना है, यू विल फाइंड आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज। कोर्सेज पे जाके आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज पे क्लिक करना है एंड देन आपको थोड़ा सा नीचे मूव करके यहाँ पे आपको आरबीआई ग्रेड ए बी बैंक महापैक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट, यहाँ पे से आप बाय नाउ पे जाके एनरोल कर सकते हो, नो मोर पे जाके यू कैन हैव अ बेसिक आइडिया और साइलेंट फीचर्स फॉर दिस कोर्स, ठीक है। चलो, ओके, सो आई होप आपको एक आइडिया लग जाएगा यहाँ पे से। एंड नाउ यू कैन इजीली सॉल्व पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चंस। इसके बाद वाला जो चैप्टर है हमारा पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, अब में हमने दोबारा से करना है, ओके। तो वहाँ पे हम कुछ मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मिसलेनियस टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमें एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।